मॉर्निंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज सुबह की पाली में हुई कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर जिसका कोड 825 FD है, इसका फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत पहला क्वेश्चन था निरंकुशवाद का तात्पर्य है, तो आंसर रहेगा ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। दूसरा प्रश्न है उदारवाद से क्या तात्पर्य है, तो उत्तर रहेगा व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। तीसरा वाला है जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलाई, तो आंसर है जनरल डायर। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी, तो आंसर है बिस्मार्क। चोरी चोरा कांड कब हुआ, तो 1922। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, तो आंसर है संघीय सरकार। हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो आंसर है राजभाषा। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया, तो आंसर है स्थानीय निकायों में। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई 2008 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, तो आंसर होगा 8। 11वां प्रश्न है हरा सोना किसे कहा जाता है, तो आंसर है प्राकृतिक वनस्पति। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है, तो आंसर है 97.5%। रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है, तो आंसर है अक्टूबर से दिसंबर। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो आंसर है सीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है, तो आंसर है लोहा इस्पात उद्योग। सूचना का अधिकार कब पारित हुआ, तो आंसर है अक्टूबर 2005। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई, तो आंसर है वर्ष 1991 में। विकास का महत्वपूर्ण घटक है, तो आंसर है राष्ट्रीय विकास। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार। और 20वें नंबर का प्रश्न है कि शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है, तो आंसर है 1000 जीवित बच्चों पर। खंड बा के अंतर्गत लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं, जो पहला है यूरोप में उदारवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। अथवा में है असहयोग आंदोलन के कारण और उसके प्रभावों का उल्लेख करें। तो इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक को उत्तर देना था। दूसरा है गरीबों और बेरोजगारी की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देना था। या लोकतंत्र पर एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था का उल्लेख करना था। अगला प्रश्न होगा विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, तो दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। भारत के विदेशी व्यापार की दो विशेषताएं लिखनी थी अथवा में इस प्रश्न का उत्तर देना था। अगला है वनों से हानि से क्या आशय है, या वनों की हानि से होने वाली 3 प्रभाव लिखना था। अथवा में भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, और भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व लिखने थे। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में, तो पहला है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक मंदी के कारणों की समीक्षा करना है। या अथवा में ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण उद्देश्य पर प्रकाश डालना था। ब्रेटन वुड्स ट्रीटमेंट किसे कहा जाता है, इसका उत्तर देना था। 7वें नंबर में संघवाद या भारत की संघात्मक प्रशासन व्यवस्था विशेषताओं के बारे में लिखना था। या नारीवाद से क्या अभिप्राय है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालना था। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 7 था उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में बताना था। या उपभोक्ता के किन्हीं अधिकारों का वर्णन करना था। ये वाला जो प्रश्न था जो वैश्वीकरण वाले लेसन थे जो आउट ऑफ कोर्स है। अगला है प्रश्न नंबर 8 भूमि किस प्रकार का प्राकृतिक साधन, इसका व्याख्या करनी थी। या जैव विविधता के बारे में बताना। उसके बाद मानचित्र संबंधी प्रश्न थे। पहला था वह स्थान जहां सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो आंसर है अहमदाबाद गुजरात। इसको हम मानचित्र में अहमदाबाद को इस तरीके से दर्शा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, खेड़ा गुजरात। तो इसको मानचित्र में हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं खेड़ा गुजरात को। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां चोरा चोरी कांड हुआ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो गोरखपुर को मानचित्र में इस जगह पर दर्शाया जा सकता है। अगला है वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो हम लाहौर को इस जगह पर दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई, तो अमृतसर पंजाब। तो जो अमृतसर है वो इस जगह पे हम दर्शा सकते हैं, अमृतसर पंजाब में है। प्रश्न नंबर 9 के अंतर्गत मानचित्र को भरना है भूगोल वाले। तो पहला है पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पत्थर बंदरगाह है, इस चिन्ह के द्वारा हमें दर्शाना है। तो इसको लिख सकते हैं कलकत्ता। और कलकत्ता को हम मानचित्र में इस चिन्ह के माध्यम से दर्शा सकते हैं, जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र की राजधानी नगर, जिसे हम इस चिन्ह से दर्शाना है। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। मुंबई को हम इस माध्यम से दर्शा सकते थे यहाँ पे। अगला है बॉक्साइट का उत्पादक क्षेत्र, जिसे हम इस चिन्ह से दर्शाना था। तो झारखंड, उड़ीसा जे बॉक्साइट के उत्पादक क्षेत्र हैं, और मैंगनीज के भी यही उत्पादक क्षेत्र हैं। तो मैंगनीज वाले को इससे दर्शाना। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों को
मैंगनीज वाले को और बॉक्साइट वाले, जो जे वाला है ये मैंगनीज वाला है और ये दोनों हैं ये बॉक्साइट वाले हैं। इस प्रकार से हम इनको दर्शा सकते थे। लास्ट प्रश्न है, इस प्रदेश का 10 लाखी नगर को बाई चिन्ह के द्वारा दर्शाना। 10 लाख यानी ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या 10 लाख है, जैसे कानपुर, लखनऊ, यानी हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहर, जैसे कि हम कानपुर, बनारस को दर्शा सकते हैं, यहाँ लखनऊ को भी बाई के द्वारा दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।